सबसे पहले आते हैं, अगर हमसे पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ, इसमें किसी भी चीज का एरिया कैसे निकाला जाता है, उसका एरिया निकालने का मतलब क्या है, वो चीज़ हम इंशाल्लाह इस लेक्चर की तवज्जुह से पहले सिर्फ और सिर्फ हमारा पूरा फोकस एरिया के ऊपर होगा। और इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकालते हैं। देखो एरिया क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि ये जो आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है, इसका इसके अंडर इसके नीचे एरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप कहेंगे सर बिल्कुल आ रहा है। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, समझ रहे बात, ये वाला एरिया। ठीक, तो इस एरिया की वैल्यू कितनी है, इस एरिया को कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर हमने 7वीं 8वीं में पढ़ा हुआ था कि एरिया का मतलब था लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, समझ रहे। और आप कहेंगे कि सर यहाँ पर लेंथ बिल्कुल मेरे पास वाई एक्सिस में जो भी कुछ होगा, ठीक है, और विड्थ मेरे पास एक्स एक्सिस में जो कुछ भी होगा, इन दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया? एरिया आ गया। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बताओ बच्चे, इसमें इस ग्राफ के अंडर एरिया कितना होगा? आप कहेंगे कि सर इस ग्राफ के अंडर एरिया कुछ ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये देखिए, आप कहेंगे सर ये वाला एरिया आपके पास आ रहा है, ये ग्राफ के अंडर का एरिया आ रहा है। मैं कहूँगा आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर जैसे आपने वहां पर किया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, समझ रहे, यानी लेंथ कितना है और विड्थ कितना है। इस तरह करने से ये चीज बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगी? वहां भी तो यही काम किया था ना। आपको एरिया निकालने के लिए एरिया के फार्मूले भी तो आने चाहिए कि भाई जिस शेप की बात हो रही है उसका एरिया निकालने का क्या फार्मूला है। बिलफर्ज ये जो मैंने यहाँ पर बात की, ये कौन सा शेप है? ये तो रेक्टेंगल शेप है ना, जिसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं ना, ये साइड इसके इक्वल, ऊपर वाला साइड नीचे की इक्वल हो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला यूज होता है। ये तो आपके पास एक ट्रायंगल आ गया, तो ट्रायंगल के लिए तो फिर एरिया निकालने का फार्मूला डिफरेंट हो जाए। फिर ट्रायंगल के लिए हमारे पास एरिया निकालने का क्या फार्मूला है? ट्रायंगल के लिए एरिया निकालने का फार्मूला है हाफ बी एच। क्या? चूंकि ट्रायंगल लग रहा है ना, ट्रायंगल है, समझ रहे, ये आपके पास ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के लिए एरिया निकालने का फार्मूला क्या है? हाफ बी एच। बी का मतलब है बेस, बी का मतलब है बेस। जरा देखिएगा, आपके पास एरिया इज इक्वल टू हाफ, बेस में कौन है? बेस ये वाला साइड है ना, और इस साइड पर कौन है? एक्स है, समझ रहे। और हाइट पर कौन है? हाइट, हाइट पर वाई एक्सिस। तो इस तरह आप किसी भी ट्रायंगल का ये एरिया निकालो, वो आपको एक ट्रायंगल का एरिया बता देगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बताइए भाईजान, ये आपके पास कौन सा शेप लग रहा है? ठीक है, इसके लिए अगर मैं आपसे एरिया पूछता हूँ तो एरिया निकालने का क्या फार्मूला होगा? अब इस शेप पर आप ये फार्मूला अप्लाई तो नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल के ऊपर ही अप्लाई होगा। ये रेक्टेंगल नहीं है। कौन सा शेप? इस शेप का नाम है ट्रापीजियम। क्या नाम है इसका? इस शेप का नाम है, इस शेप का नाम है ट्रापीजियम। ठीक, इस ट्रापीजियम को बड़ा हम टेक्निकली इसी लेक्चर में इंशाल्लाह हैंडल करेंगे। अब आप कहेंगे सर ट्रापीजियम के एरिया निकालने का फार्मूला क्या है? ट्रापीजियम के एरिया निकालने का फार्मूला है हाफ ए प्लस बी इंटू एच। अब ये आप कहेंगे सर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ये क्या मतलब ए बी और एच? ए कौन है? ए आपके पास ए साइड, ए साइड बिल्फर्ज इस नीचे वाले साइड को मैं क्या नाम दूं? ए साइड नाम देता हूं, समझ रहे। बी कौन है? बी ये ऊपर वाला साइड है, ये जो साइड इसका क्या नाम है? बी। ये डिफरेंट है ना। और हाइट, हाइट ये जो ए से बी तक सीधा स्ट्रेट है, ये आपके पास क्या हो गया? हाइट हो गई। तो बस ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू और हाइट की जगह हाइट की वैल्यू लिख के सॉल्व करें, आपके पास इस ट्रापीजियम का एरिया आ जाएगा। अब इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह जैसे मैं आगे बढ़ूंगा इसके ऊपर आपको एग्जांपल्स कराना स्टार्ट कर देता हूं। तो इस तरह हमारे पास एरिया निकल आता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या है नेक्स्ट? ये हमारे पास एरिया का ये चीज होगी। मैं नेक्स्ट सीक्वेंस में आपसे कुछ बातें पूछता हूं। देखो सबसे पहले आप यहां पर देखिए, मैं यहां लिखता हूं एरिया, एरिया अंडर
अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। पहली बात आपसे पूछी। दूसरी बात बिल्कुल यही चीज, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। समझ रहे? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। नेक्स्ट चीज फिर आपसे ये पूछूंगा, देखो, एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपके जहन में आ रहा होगा ना, ये किसके इक्वल होगा? और एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये किसके इक्वल? देखो, जब मैंने आपसे बात पूछी एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये एरिया किसके इक्वल? देखो, अगर आपके पास ये एक ग्राफ हो, ग्राफ में ऊपर स्पीड हो और नीचे, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, स्पीड टाइम ग्राफ, समझ रहे? अगर ऊपर क्या हो, अगर ऊपर स्पीड हो नीचे टाइम हो, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके इक्वल है? ये बताइए आप। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम डिस्टेंस के इक्वल है कि नहीं है? कैसे? देखो, आप लोगों ने पढ़ा हुआ था ना कि स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम उधर जाएगा तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। इसका मतलब है आप इस ग्राफ के जो भी टाइप का ग्राफ होगा, अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो उसका एरिया किसके इक्वल आता है? उसका एरिया डिस्टेंस के इक्वल आता है। किसके इक्वल? डिस्टेंस के इक्वल आ गया। मुझे उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। ठीक, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अगर ग्राफ दिया गया था, अगर ग्राफ दिया गया था, यहां पर वेलोसिटी थी, यहां पर टाइम था, और ग्राफ किसी भी एरो इस तरफ था, उस तरफ, किसी भी तरह जा रहा था, तो उसका जो आप अंडर का एरिया निकालेंगे, जो हम बाकायदा तौर पर निकाल लेंगे इंशाल्लाह, तो आप मुझे ये बता दीजिएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किसके इक्वल है? तो आप क्या जानते हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया इक्वल है किसके? इक्वल है डिस्प्लेसमेंट के। किसके? तो क्यों? क्योंकि आप जानते हो वेलोसिटी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये उधर जाएगा तो v मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू क्या? डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, समझ रहे बात? तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब तो ये पता चल गया होगा, अगर ऊपर एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन और इधर टाइम हो, यहाँ पर कोई भी एरिया आपके पास आ जाए, तो एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके इक्वल? एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके इक्वल है? शाबाश, वेलोसिटी के इक्वल। और ये बात बिल्कुल गलत। अब मैं पूछना चाहूंगा, आप इस तरह प्रोसेस करके बताओ सही बात क्या है। वीडियो पॉज करके ये सॉल्व करके बता दीजिएगा। चले हम करते हैं इस बात को। हम कहेंगे एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन के लेक्चर में हम ये बात बहुत तफसील से एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, ये टाइम इधर डिवाइड है, वहां जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ, तो चेंज इन वेलोसिटी आ गया। इसका मतलब है जब आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालते हैं तो किसके इक्वल है? वो वेलोसिटी के इक्वल नहीं है। वो आपके पास किसके इक्वल? वो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल है। बहुत टेक्निकल, बहुत प्यारा पॉइंट है। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज चेंज इन वेलोसिटी। मैं चाहूंगा आप वीडियो पॉज करके इन दोनों पॉइंट्स को भी हमें बता दीजिए कि इन दोनों का एरिया किसके इक्वल। देखो, स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसके इक्वल है? अगर आ भी जाए तो उसका जब आप एरिया निकालते हो, वो एरिया किसी भी चीज के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा हमारी दुनिया में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो मल्टीप्लाई होने से डिस्टेंस और टाइम के मल्टीप्लाई होने से कोई फिजिकल क्वांटिटी आ जाए। ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। डिस्प्लेसमेंट टाइम के मल्टीप्लाई करने से क्वांटिटी आ जाए, ऐसा कुछ भी
एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप सोच रहे हैं कि सर ये तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को तो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम को तो हम स्पीड कहते हैं, तो भाई ये तो आप स्लोप निकाल रहे हो ना। मैं ये चाह रहा हूं कि आप डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम करो, कोई फिजिकल क्वांटिटी आ रही कि नहीं आ रही, कुछ भी नहीं है। इट मींस ये दोनों ग्राफ्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करते, इन दोनों ग्राफ की रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं पाई जाती। समझ रहे बात? अब यहाँ पर बात हमारी पास क्लियर होगी। अब मैं बाकायदा आऊंगा और आपको स्पीड टाइम ग्राफ से कुछ एरियाज निकाल के दिखा देता हूँ, फिर आपसे कुछ प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ, ठीक है? चले बच्चे, हमने अभी एरिया का तो मुकम्मल कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब इस एरिया के मुकम्मल कॉन्सेप्ट को मैं उठा करके स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है? मेरे पास एक बॉडी है जिसकी यहाँ पर y एक्सिस में स्पीड दी गई है और x एक्सिस में टाइम दिया गया है। समझ रहे? अगर आप समझे कि ये 5 मीन्स व्हाट, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड का यूनिट आएगा, और इधर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड टाइम का यूनिट आएगा। सब में इसी तरह स्पीड टाइम, स्पीड टाइम। तो हमें अभी अभी हमने देखा कि जब आप स्पीड टाइम ग्राफ को जब आप सॉल्व करते हो तो उसका रिजल्ट क्या है? डिस्टेंस आता है, क्योंकि स्पीड और टाइम के मल्टीप्लाई होने से जो फिजिकल क्वांटिटी आती है उसी का नाम डिस्टेंस है। तो इट मींस अगर हम इन तीनों ग्राफ्स का एरिया अभी निकालेंगे तो वो असल में किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस के इक्वल होगा। समझ रहे? पहले सबसे सिंपल एग्जांपल, फिर थोड़े से टेक्निकल एग्जांपल, फिर एक बहुत खूबसूरत सा एग्जांपल है, इसके बाद इन तीनों पर सबसे हावी एग्जांपल है वो करा दूंगा, राइट? देखो, सबसे पहले मुझे कहा गया कि इस ग्राफ के लिए अंडर जो एरिया है वो निकाले, तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँ कि भाईजान यहाँ पर ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ पर ये ऑलरेडी मैंने इनकी पॉइंटिंग्स की हुई है, ये एरिया निकालेंगे, ठीक है? तो इस एरिया के लिए फार्मूला क्या लगेगा? एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल लग रहा है। समझ रहे? अब हमसे पूछा गया कि बताइए इस ग्राफ के लिए एरिया निकालो, तो हम कहेंगे इसका एरिया ये है, इसका एरिया ये है, और इस एरिया का फार्मूला है हाफ बी और एच, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है। समझ रहे? अभी हमने देखा ये कौन सा शेप है? ये आपके पास ट्रापीजियम है। ट्रापीजियम के लिए एरिया निकालने का फार्मूला क्या है? हाफ ए प्लस बी, और साथ में क्या आएगा? एच आएगा, ठीक है? इसके सॉल्व करने के दो मेथड है, क्योंकि ट्रापीजियम वाला मेथड बच्चों को बहुत परेशान करता है। इसके पास एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, मैं इसी में भी आपको करा दूंगा, ठीक है? यहाँ पर आप क्या चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर एरिया निकालना चाहते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे? कैसे निकालते हो इसका? आप कहेंगे कि भाई एरिया इज इक्वल टू लेंथ। लेंथ में कौन है? लेंथ में आपकी स्पीड आ रही है। स्पीड आ रही क्या नहीं आ रही? कितनी स्पीड है यहाँ तक आपने देखना है, पूरा लेंथ को आपने देखना है कितनी स्पीड है। 15 मल्टीप्लाई बाय विड्थ में कौन है? विड्थ में आपके पास टाइम है, कितना टाइम आ रहा है? 15। समझ रहे? और एरिया इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना बनेगा? 225। और एरिया किसके इक्वल है? डिस्टेंस के इक्वल है ना। एरिया किसके इक्वल आया? डिस्टेंस के इक्वल आया ना, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर 225 के साथ डिस्टेंस का यूनिट मीटर लिखता हूँ। समझ रहे? यानी जो बॉडी ने इधर स्टार्ट किया था 15 सेकेंड, आफ्टर इसने कितना डिस्टेंस से किया? 225 मीटर। मुझे उम्मीद है समझ गए। उसके बाद अब इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया मैं कहूँगा 1/2 लिखे। बेस में कौन? बेस में आपके पास टाइम है, और टाइम कितना? 10 सेकेंड्स। हाइट में कौन? ये आपके पास हाइट, और हाइट में स्पीड कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक? एरिया इज इक्वल टू, अब इसको काट लिया आप जरा, 2 1 2, 5 2 10, 15 5 75। कितना है आपके पास? 75। और एरिया किसके इक्वल था? स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया किसके इक्वल है? डिस्टेंस के। तो 75
75 के साथ डिस्टेंस का यूनिट आएगा और डिस्टेंस का यूनिट मीटर है। मुझे उम्मीद समझ। अब आते हैं इसकी तरफ, इसका एरिया कैसे निकाल। मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले आप यहाँ पर ए बी और एच का पता करें कि इधर ए कौन है, बी कौन है और एच कौन। मैं यहाँ पर बिलफर्ज इस स्ट्रेट लाइन को तो मैं नाम दूंगा कि ये भाई ये हाइट, ये तो कंफर्म हो गया। स्ट्रेट वर्टिकल लाइन आपके पास हाइट, ठीक, और वो मुझे पता है कितना है। देखो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना है, 10 है, तो मैं इसकी जगह तो 10 लिखूंगा। यानी हाइट आपके पास कितना हुआ, 10 हुआ। बताइए ए कौन है। इस साइड को बिलफर्ज में ए का नाम, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर साइड नीचे किसी भी साइड को ए या बी का नाम दे। ये साइड ए है और ए कितना है, आप बताइए ए कितना होगा। ए बताइए और बी बताइए। ये वाला साइड जो यहाँ से नीचे वाला साइड है ना, ये बी है और ऊपर वाला साइड ए। ए कितना है बताइए। ए देखो कितना है, ये स्टार्ट हो रहा है 5 से ना, समझ रहे, और कहाँ पर एंड हो रहा है, 15 पर एंड हो रहा है ना। तो 5 से 50 तक कितना जगह आई है इसके लिए, 5 ये है, तो 10 से 15 तक ये तो कितना बना, 10 बनता। समझ रहे बात। आपने जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पर खत्म किया उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस, 10 है। समझ रहे। हाइट कितना, बी कितना है, बी नीचे वो 0 से स्टार्ट हुआ था और 20 पे खत्म हुआ ना। मैं इसको कहूँगा बी मेरे पास कितना है, 20। तो मैंने एच ए बी को पता कर लिया, ठीक। अब मैं बाकायदा भी चाहूँगा इसका एरिया निकाला जाए, इसका एरिया निकाला जाए, और इसका एरिया निकालने पर अभी बात करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बस फार्मूले को यूज़ करूँगा। फार्मूला है हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ए कौन है, ए 10 आया, बीच में क्या लगा है प्लस, बी कौन है, बी 20 आया था, ब्रैकेट बंद। एच कितना है, एच आपके पास 10 है, तो एरिया इज इक्वल टू, आप एक काम करो हाफ लिख, 10 प्लस 20 कितना बनता है 30, इसके साथ क्या आएगा 10 आएगा। आप क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ, ये 30 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना बनेगा 300। समझ रहे। आप क्या कहेंगे, 2 1 जार 2, 150 2 जार 300। एरिया कितना आया, एरिया आपके पास कितना आया, एरिया इज इक्वल टू कितना आया 150, और एरिया आपके पास एरिया किसके इक्वल है, ये स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस के इक्वल था ना, तो 150 और डिस्टेंस का यूनिट क्या है मीटर। इस तरह आपने इसका एरिया निकाल लिया। समझ रहे। अब आपके पास कभी कभी शेप्स, ये शेप्स मुख्तलिफ किस्म के दिए जा सकते हैं और उनकी वजह से आपकी कंफ्यूजन बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल ये है कि बिलफर्ज अगर आपको इस तरह का कोई शेप दिया गया था, कोई शेप आपके पास इस तरह का दिया गया था, ये वाला साइड तो आपके पास इक्वल हो, ठीक है, यानी इस तरह का शेप अगर दिया गया था, अगर आपके पास इस टाइप का कुछ शेप था, ठीक है। अब आपको ये भी ट्राइपेजियम लग रहा है, फिर इसमें भी आपकी कंफ्यूजन बढ़ जाती है, ठीक है। या आपके पास शेप कुछ इस टाइप का हो, समझ रहे। जैसे मैं कहूँगा यहाँ से यहाँ तक, और अब इसमें क्या है आपके पास, यहाँ पर ये शेप आ रहा है, यहाँ पर आपके पास फिर ये, ठीक, यानी थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट करने की कोशिश करें, फिर भी आपकी कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। इन तमाम कंफ्यूजन से निपटने का एक आसान हल है। इन ये भी एक ट्राइपेजियम लग रहा है, मुझे ट्राइपेजियम उस शेप को हम कहेंगे जिसके दो साइड आपस में पैरेलल हो और दो पैरेलल ना हो। ये देखो ये साइड और ये साइड तो आपस में पैरेलल है, लेकिन ये वाला साइड और ये पैरेलल नहीं है। इधर देख, ये वाला साइड इसके पैरेलल है, लेकिन ये दो पैरेलल नहीं है। अब ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दो क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो वहां पर ए बी और एच को थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर पैदा हो जाती है। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं इस एरिया को एक और तरीके से भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, इसको देखिएगा सर। यानी इसको सॉल्व करने का एक अल्टरनेटिव मेथड भी मेरे पास मौजूद है, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड क्या है इस एरिया को सॉल्व करने का, अल्टरनेटिव मेथड क्या है इस वाले एरिया को सॉल्व करने का। मैं चाहूंगा
कि इस पूरे एरिया को, ये जो पूरा एरिया आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, इस पूरे एरिया को इस वक्त हम मुख्तलिफ शेप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। बिल फर्ज में क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक लाइन इधर खींचता हूँ, यहाँ से एक लाइन इधर खींचता हूँ। अब ये क्या लग रहा है, देखो भाई जान, ये आपके पास क्या लग रहा है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये भी कौन है, ये भी आपके पास एक ट्राइंगल है, और ये जो बीच में है ये कौन है, ये बीच में कौन आएगा, बीच में एक रेक्टेंगल आया। तो मैं क्या करूँ, मैं इसको एरिया A1 नाम देता हूँ, इसको एरिया A2 नाम देता हूँ, इसको एरिया A3 नाम, और मैं इन तीनों एरियाज को निकालता हूँ, यानी टोटल एरिया किसके इक्वल होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। तो जो टोटल एरिया आएगा उसको प्लस करूंगा, वो मेरे पास एग्जैक्ट यही चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल क्या करूंगा, पहले A1 को निकालता हूँ, पहले A1 जो ट्रायंगल का एरिया है, वो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा क्या, हाफ BH। ठीक है, तो ये तो अभी आप कर सकते हो ना, तो हाफ, आप, मैं चाहूंगा आप वीडियो पॉज करके फिर आंसर की तरफ आ जाए, क्या आपके पास यही आंसर आता है क्या नहीं आता। देखो हाफ बी कितना है, ट्रायंगल की बात हो रही है ना, बस यहाँ पर आपने थोड़ा सा पॉइंट्स को सही यूज करना है, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा आपसे। ठीक है, ट्रायंगल का बेस कितना है, बेस को जरा डिसाइड करें। बेस आपके पास 0 से 5 तक है, तो बेस कितना आया, 5 आया। और हाइट कितना है, हाइट 0 से कहाँ तक है, 10 तक, ये हाइट हो गया ना, तो कितना बना, 10 बना। क्या बनेगा ये, 2 1 2, 5 2 10, 5 5 25। एरिया A1 की वैल्यू कितनी आई, 25 मीटर। समझ रहे बात। अब मैं किसकी वैल्यू निकालता हूँ, एरिया A2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू। A2 मेरे पास कौन है, रेक्टेंगल है क्या नहीं है, तो फिर मैं रेक्टेंगल का फार्मूला लगाऊं। और लेंथ कौन है, लेंथ में बताइए, लेंथ मेरे पास, आप ये देखिए इसकी लेंथ है ना, ये देखो ये इसकी लेंथ हो गई, ये लेंथ है, और कितनी है, यहाँ ये वाली लेंथ 10 है क्या नहीं है, तो लेंथ आपके पास 10 है। विड्थ देख, विड्थ कितनी है, यहाँ देख जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 5 से, कहाँ पर खत्म हो रहा है, 15 पर। तो 5 और 15 के बीच में कितना गैप, 5 और 15 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 है ना। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। समझ रहे बात, आप क्या कहेंगे, एरिया 2 इज इक्वल टू, एरिया 2 इज इक्वल 10 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या बना, 100, और इसके साथ भी मीटर आए। अब किसको निकालते हैं, एरिया 3 को निकालते हैं। एरिया 3 फिर आपके पास ये है ना, तो फिर से क्या लग रहा है, ट्रायंगल, ट्रायंगल है कि नहीं है, तो ट्रायंगल का फार्मूला लगाइए आप, हाफ B इंटू H। हाफ बेस कौन है, बेस आपके पास ये वाला है ना, और ये कितना है, 15 से 20 तक कितना आएगा, 5 आया। और हाइट कितना है, ये वाला, ये सारी हाइट। समझ रहे बात, तो ये हाइट कितनी है, ये हाइट आपके पास 10 है। तो मैं क्या कहूँ, 2 1 2, 5 2 10, तो आपके पास एरिया इस वक्त किसके इक्वल आया, 5 5 क्या, एरिया 3 जो है वो 5 5 25 मीटर। ये आपके पास एरिया 1 2 और 3 तीनों पता चल गए ना। तो मैं क्या चाहूंगा, इस ओरिजिनल फार्मूले में ये तीनों वैल्यूज पुट कर दें। एरिया A1 की वैल्यू कितनी आई, 100, A2 की वैल्यू कितनी आई, वो भी आपके पास, सॉरी, एक काम करें, एरिया इज इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी आई, 25, प्लस A2 की वैल्यू कितनी आई, A2 की वैल्यू आपके पास 100, प्लस A3 की वैल्यू कितनी है, 25, 25 प्लस 100 प्लस आपके पास 25 कितना बनेगा, ये आपके पास बना 150 मीटर। बिल्कुल वही एरिया जो आपने यहाँ से सॉल्व किया, बिल्कुल सेम ही यहाँ पर आपके पास आएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये एरिया वाला सीन स्पीड टाइम ग्राफ के लिए क्लियर हो गया होगा। अब एक बहुत खूबसूरत किस्म का क्वेश्चन है, और मैं चाहूँगा आप उस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें, सॉल्व करें, फिर मैं उसका सोल्यूशन आपको इंशाल्लाह दे देता हूँ। ठीक है, चले भाई, ये एक बहुत फेमस इक्वेशन है और क्वेश्चन है, और इसको मैंने अपने नोट्स में, MCQs वाले नोट्स में भी शामिल किया है। बड़ा मोस्टली रिपीट, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं तो फिर बाकी क्वेश्चंस आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकते। मैं चाहूँगा आप वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालें, फिर मैं इंशाल्लाह यहाँ से आपको सारा निकाल के दे देता हूँ। ठीक है, चले इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखो सबसे पहले
आप बड़े सस्पेंस मूड में है कि सर हमें तो पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा, तो कुछ हमने वो डिवाइड वाले काम भी करके देखें। बशर्ते अगर आप ये वीडियोस पास की हुई हो ना, तो आप कहेंगे कि सर ये कोई शेप भी नहीं लग रहा जिसके ऊपर हम कोई फार्मूला लगाएं, तो फिर इसको कैसे सॉल्व आउट करें। ठीक है, देखो मैं सबसे पहले आपकी सस्पेंस को बरकरार रखते हुए पहले ये ग्राफ स्टडी करवाना चाहूंगा कि ये ग्राफ बोलता क्या है। ये ग्राफ ये बताता है कि आपके पास एक बॉडी है, एक बॉडी है जो जो आपके पास रेस्ट से स्टार्ट हुई, यानी उसकी स्पीड पहले कितनी थी, 0 थी। समझ रहे बात, रेस्ट से स्टार्ट हुई वो बॉडी, और रेस्ट से स्टार्ट हो करके टाइम के गुजरते यानी 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। समझ रहे बात, और 20 मीटर पर सेकंड के साथ ही चल रही थी, 1 सेकंड से दूसरे सेकंड तक वो 20 मीटर पर सेकंड के साथ ही चल रही थी वो बॉडी। ठीक है, फिर दूसरे सेकंड से तीसरे सेकंड के बीच में आप देखो उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। कितनी कम हो गई, 20 से कम होकर के कितनी हो गई, 10 हो गई। फिर आपके पास तीसरे सेकंड से लेकर के चौथे सेकंड के लिए वो फिर आपके पास सेम स्पीड के साथ, यानी कितनी स्पीड के साथ, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ चल रही है वो बॉडी। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैं आपसे कुछ पॉइंट्स पूछना चाहूंगा, एरिया तो मैं निकाला हूँ उसकी आप टेंशन ना लें। देखिए पूछने वाली बात यह है वो कौन कौन से पॉइंट्स है। बिलफर्स में इसको 0, इसको A, इसको B, इसको C और इस पॉइंट को D का नाम देता हूँ। वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनके बीच में बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म थी, चेंज नहीं हो रही थी। आप कहेंगे सर A और B के बीच में देखो इसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, यूनिफॉर्म। और कौन सा है, C और D के बीच में। दूसरा क्वेश्चन, वो कौन से पॉइंट्स थे जहां पर बॉडी की स्पीड आपके पास इंक्रीज हो रही थी। आप कहेंगे सर वो O से A तक वाले पॉइंट्स, इधर स्पीड कम थी, फिर ऐसा ऐसा बढ़ते 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 कितनी होगी, 20 होगी। वो कौन सा पॉइंट है जहां पर बॉडी की स्पीड क्या हो रही, जहां पर बॉडी की स्पीड आपके पास कम हो रही, वो B से C वाले पॉइंट्स। 20 से कम होकर के कितनी हो गई, 10। ये सिर्फ आपको ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, ये चीज़ आपको बता रहा है। इसके ऊपर इंशाल्लाह बाकायदा एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा जहाँ पर रिलेशंस आपको पूरे समझ में आ जाए, उनके ट्रिक्स का भी आपको इंशाल्लाह पता चल जाए। ठीक है, अब आते हैं हमारे काम के ऊपर जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई एरिया कैसे निकाले, इस ग्राफ के अंदर जो एरिया आ रहा है वो कैसे निकाले, क्योंकि ये तो कोई शेप है ही नहीं। तो मैंने आपसे कहा था कि आप इसको स्मॉल एचेस में डिवाइड कर दें। देखो इस कॉर्नर से यहाँ तक एक लाइन खींचता हूँ, ये ट्रायंगल लगा क्या नहीं लगा, समझ, अब तो आसान हो गया ट्रायंगल का एरिया निकालना। फिर एक यहाँ पर इस कोने से यहाँ तक खींचता, तो देखो ये ट्रायंगल, तो ये क्या लगा, रेक्टेंगल लगा। समझ रहे बात, और मैं क्या चाहूँगा, मैं फिर एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक खींचता हूँ। अब देखो ये आपके पास क्या लग रहा है, ये आपके पास फिर से एक रेक्टेंगल लग रहा है। अब आप कहेंगे कि सर ये सब कुछ तो क्लियर है, हमें जहां मसला हो रहा था वो इसको समझने में हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, ये क्या है, ये हमें क्लियर नहीं। तो हम चाहेंगे कि यहां पर थोड़े समझ, तो मैंने आपसे क्या कहा, आपको पेजेस को डिवाइड करना आना है। आपसे सही से डिवाइड नहीं किया ना, आप ऐसा कर दो, इसको यहां से ऐसे कर दो। देखो अब ये ट्रायंगल लगा और ये आपके पास रेक्टेंगल। समझ रहे बात, तो मेरे पास कितने एरियाज आ गए। इस एरिया को मैं नाम दूंगा एरिया 1, ये एरिया मेरे पास एरिया 2 है, ये एरिया 3, 4 और ये क्या है 5। मैं हर एक का अलग अलग एरिया निकाल के सबको जमा करके तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया। यानी एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। हर एक का अलग अलग एरिया निकालें और इन सबको प्लस करें तो फिर टोटल एरिया आ जाएगा, और वो टोटल एरिया आपका डिस्टेंस होगा। इसको हमने बड़ा तफसील से समझा है। ठीक है, मैं सबसे पहले किसको निकालता हूँ, एरिया A1 को निकालता हूँ। ठीक, आप मुझे बताइए फार्मूला क्या है। ये वाला एरिया है ना, ये A1 वाला एरिया है, उसका फार्मूला क्या बनेगा, ट्रायंगल है ना, हाफ बी एच। बताइए हाफ लिखा, बी कौन है, बेस कौन है आपके पास, बेस आपके पास 1 है। समझ रहे, बेस कौन है, बेस आपके पास 1 है। और हाइट कौन है, बी के बाद एच आ रहा है ना, हाइट कौन कितना है, ये देखिए
ये आपके पास हाइट है और वो कितना है, ये देखो आपके पास हाइट 20 है, ठीक है। तो आप 2 1 2, 10 2 20, 10 1 10, 10 1 10, तो एरिया कितना आया, 10 मीटर आया। एरिया A1 कितना आया, 10 मीटर आया। अब आप क्या करेंगे, आप एरिया A2 को निकालते हो, एरिया A2। अब देखो एरिया A2 बिल्कुल आपके पास एक रेक्टेंगल लग रहा है, समझ रहे। तो मैं रेक्टेंगल के लिए रेक्टेंगल का फार्मूला लगाऊंगा, रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ कितनी है आपकी, ये देखो ये आपके पास लेंथ है ना, लेंथ कितनी है, ये आपके पास लेंथ आपके पास कितनी है, लेंथ आपके पास 20 है, समझ रहे बात। विड्थ कितनी है, विड्थ आपके पास यहाँ पर 1 से 2 तक डिफरेंस 1 आ रहा है ना, तो आप क्या लिखेंगे 1, 20 वजा 20 क्या आएगा, 20 मीटर आएगा, मीटर स्क्वायर नहीं आएगा। मैं इसकी रीज़न बताऊंगा, ठीक। क्योंकि भाई साहब आपने क्या पढ़ा हुआ है, देखो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, यहाँ पर एक बच्चा मौजूद, इसको भी कंफ्यूजन हो रही है, समझ रहे हो। देखो कंफ्यूजन क्या है, बच्चे कहते हैं कि सर एरिया का यूनिट तो हमेशा मीटर स्क्वायर होता है, आप इधर मीटर बार बार क्यों लिख रहे हैं। देखो इस वक्त जो एरिया है वो स्पीड टाइम ग्राफ का है। स्पीड टाइम ग्राफ किसके इक्वल है, डिस्टेंस के इक्वल है। तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड है और टाइम का यूनिट सेकेंड है। तो सेकेंड से कैंसिल हो गया ना, क्या बचा, मीटर बचता है। मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हमेशा एरिया का यूनिट तभी होगा जब वो दोनों क्वांटिटी सेम हो, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो, विड्थ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हो। यहाँ पर तो क्वांटिटीज ही डिफरेंट, एक स्पीड है और एक टाइम। मुझे उम्मीद है उस बच्चे को भी क्लियर हो गया, ठीक। अच्छा नेक्स्ट आते हैं एरिया A3 के ऊपर। आप क्या कहेंगे, एरिया A3 फिर आपके पास क्या लग रहा है, ये फिर से आपके पास एक ट्राइंगल ही लग रहा है, ट्राइंगल है क्या नहीं है। फिर फार्मूला क्या लगेगा, हाफ BH। हाफ बेस कौन है, जरा मुझे बताइए बेस कौन है, यहाँ पर फिर आपको कंफ्यूजन हो जाए। यही तो बेस है ना इसका, और बेस कितना है, 2 से 3 तक का जो डिफरेंस है वो 1 आता है ना, तो 1 उसका बेस हो गया, राइट। ये आपके पास 1 आया। उसके बाद हाइट कितना है, हाइट अब खुदा के लिए इधर से स्टार्ट मत करें, जहां से ट्रायंगल स्टार्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, तो इसका हाइट कितना होगा, ये देखो कितना हो रहा है, 10 से 20 तक कितना आ रहा है डिफरेंस, 10 है। तो मैं क्या कहूँगा, ये 10 आपके पास आ गया। कितना बनेगा ये काट दो, 2 2 5 2 10, कितना आया, 5 मीटर आया, समझ रहे बात। उसके बाद आते हैं एरिया 4 के ऊपर बात करते हैं। एरिया 4 में कौन है, आपको तो पता चल गया होगा कौन है ये आपके पास, फिर रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ कौन है, लेंथ आपके पास देखो, ये आपके पास उसकी लेंथ होगी, कितनी है लेंथ, कितनी है, ये देखो 0 से 10 तक कितनी है, 10 आ गया, मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है, विड्थ आपके पास देख, ये 2 से 3 तक कितना है, 1 है, तो 10 1 10, और फिर यूनिट क्या आएगा, मीटर आएगा। लास्ट वाला एरिया हमारे पास A5 को देखिए, A5 किसके इक्वल है, देखो ये वाला एरिया। फिर एक रेक्टेंगल लग रहा है, और रेक्टेंगल एरिया निकालने का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ फिर कितनी है, देखिए लेंथ आपके पास कितनी है, 10, तो लेंथ की जगह 10 आया, मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है, 3 से 4 तक 1 डिफरेंस आ रहा है ना, हम क्या कहेंगे, वो आपके पास 1 आया, 10 1 10 आया, और साथ में यूनिट क्या आएगा, मीटर आएगा। हम तो टोटल एरिया निकालना चाह रहे, और टोटल एरिया निकालने का फार्मूला ये देखो आपके पास सामने, बिल्कुल सामने पड़ा हुआ लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो हम कहेंगे एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। मैं क्या करूंगा, हर एक की जगह ये आपके पास कौन सा एरिया है, इसको पूरा नाम दे दो, टोटल एरिया है। तो A1 कितना आया है, A1 आपके पास कितना है, 10 मीटर, प्लस A2 कितना है, 20 मीटर, प्लस A3 कितना है, 5 मीटर, प्लस A4 कितना है, फिर से 10, A5 कितना है, फिर से आपके पास कितना, 10 मीटर। तो आपके पास एरिया इज इक्वल टू ये 10 प्लस 20 30 40, आपके पास 35 45 50 55। और हमने अभी बड़े तफसील से समझा है कि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हमेशा किसके इक्वल है, डिस्टेंस। और इस वक्त जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, 55 मीटर। आपके पास अगर ऑप्शंस में आ जाए तो वो ऑप्शन में आपके पास लिखा हुआ नजर आएगा कितना, 55 मीटर। मुझे उम्मीद है आपको एरिया और स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया का मुकम्मल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
तो इंशाल्लाह आपसे एक नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।